शादी की रात मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे शादी के नाम से ही डर लगता था। क्यों, ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे हमेशा ये सोचकर डर आने लगता था कि पति न जाने पत्नी के साथ बंद कमरे में क्या व्यवहार करता है। शादी मुझे एक गुलामी लगती थी। जो औरत शादी के नाम पर सारी जिंदगी गुलामी करती रहती थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी, वह था मेरा गुजरा हुआ दिन। मैं अभी पिछले बातों को याद कर रही थी, जो बहुत भयानक था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने आने वाला इंसान मेरा पति था। मेरा दिल उसे देखकर सूखे पत्ते की तरह हो गया था। एक लड़की को अपने पति को लेकर क्या ख्वाहिश होती है, ये मैं नहीं जानती थी। मैं ये जानती थी कि मर्द एक दरिंदे का नाम है, जो शादी के नाम पर औरतों पर जुल्म के पहाड़ डालते हैं। मुझे मर्दों से इस कदर डर लगता था कि मैं किसी महफिल में जाने से भी डरती थी और घबराती थी। कोई लड़का मुझे देख लेता तो मेरा खून खौलने लगता था। मैं खुद ही वहाँ से गायब हो जाती थी। और आज आज तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी मम्मी से बहुत बार कहा था कि वह मुझे शादी के लिए मजबूर ना करे, मेरी शादी किसी से ना करवाए। मैं किसी मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने के लायक ही नहीं हूँ। मुझे मर्द जात से डर लगता था, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। शादी के वक्त मैं बुरी तरह से काँप रही थी। आज की रात का डर मुझे इस तरह था कि मैं विदा होने से पहले ही नींद की 3-4 गोलियां खा चुकी थी, ताकि अपने ससुराल में जाते ही मैं सो जाऊंगी। लेकिन उस वक्त कमरे में बैठी मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं सोना चाहती थी, लेकिन मुझे डर के वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। और अब तो मनीष मेरे कमरे में आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज मेरा दिल डर के वजह से बंद ही हो जाएगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मनीष ने कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उसने कमरे को लॉक किया, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल को हाथ से दबोच लिया हो। मैंने सुना था कि मनीष का गुस्सा बहुत तेज है। मैं तो पहले ही मर्द जात से बहुत डरती थी, ऊपर से सख्त मिजाज पति। मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि वह मुझसे बात भी ना करे। जैसे जैसे मनीष मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जैसे ही मनीष मेरे पास आकर बैठा, मैं फ़ौरन से उछलकर पीछे हटी। उस वक्त मेरे चेहरे पर बदहवासी थी। मेरा यूँ पीछे हटने पर मनीष के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई थी। मैं बिल्कुल सिमट गई थी और मनीष मुझे हैरत से देखने लगे। कहने लगे, क्या बात है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैंने कहा, आप प्लीज़ मुझसे दूर ही रहें। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा था, मैं क्या कर रही थी। वह मेरी बात सुनकर कुछ परेशान से हो गए। कहने लगे, हुआ क्या है तुम्हें? मैं बुरी तरह से कांप रही थी। मैं और पीछे हटकर बेड के बिल्कुल किनारे बैठ गई। मुझे ऐसा डरता हुआ देखकर मेरा पति मेरे बारे में क्या क्या सोच सकता था, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मनीष कहने लगे कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? उनके सवाल पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मुझे बस कुछ ऐसा करना था कि मेरा पति मेरे करीब ना आए। इसीलिए मैं कभी हाँ में सर हिलाने लगी तो कभी ना में। मेरे पति मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। मनीष गुस्से में बोले कि अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी तो फिर तुमने मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? यह सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष उठकर खड़े हो गए और अलमारी से अपना कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चले गए। मैं ये सोच रही थी कि कैसे इन्हें बताऊं कि मुझे शादी से डर लगता है। जब वह वॉशरूम से बाहर आए तो तुरंत बेड पर लेट गए। मैंने ये देखकर सुकून की सांस ली थी। मैं उठकर अपना कपड़ा बदली और मैं भी बेड के दूसरी तरफ लेट गई। मुझे लगा कि मनीष सो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सोने के लिए लेटी तो मनीष मेरी तरफ करवट बदले और कहने लगे कि क्या तुम्हारा दिल में कोई और है? तुम किसी और को पसंद करती हो? न जाने क्यों मुझे लगा जैसे वह बहुत परेशान है। मैंने कहा, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। कहने लगे कि फिर आखिर क्या वजह है मुझसे दूर रहने की? मैंने तो आज की रात के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। मैंने कहा, मुझे शादी से डर लगता है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह मेरे मुंह पर हाथ रख चुके थे
और फिर वह मेरा नाम कल्पना है। मैं जिस घर में आँख खोली थी वहाँ औरत के साथ बुरा व्यवहार रखा जाता था। मैंने जब होश संभाली तो पापा को मम्मी से लड़ते झगड़ते ही देखा था। और फिर मेरी मम्मी हर वक्त रोती रहती थी, कहती थी यह आदमी इंसान नहीं जानवर है, सब मर्द ऐसे ही होते हैं। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मैं अपने पापा से बहुत डरती थी। मैं 4 साल की थी कि मेरे पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। मेरा बाप बहुत गुस्से वाला था। जैसे ही घर पर आते एक तूफान खड़ा कर देते। मेरी मम्मी खाने में थोड़ा देर सा कर देती थी तो वह चीखने चिल्लाने लगते थे। कहने लगता था पूरा दिन में तुमसे इतना काम भी नहीं होता है। कई बार मेरे पापा ने मेरी मम्मी पर हाथ भी उठाया था। उस दिन तो मैं डरकर एक कोने में बैठ जाती थी। मेरी माँ रोती बिलखती, चीखती चिल्लाती तो मेरा दिल फटने लगता था। मैं जल्दी से अपने कानों में अपनी उंगलियां ठूस लेती थी। मुझे अपनी माँ की बेबसी से रोने की आवाज़ सुनकर कुछ होने लगता था। मैं उस माहौल से गायब हो जाना चाहती थी। मेरे दिल में मर्द से डर की यह पहली कील थी जो मेरे बाप के व्यवहार ने डाला था। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मेरे दिल में ये खौफ बैठता गया। मुझे यही लगता था कि सारे मर्द मेरे बाप जैसे ही होते हैं। मेरी माँ सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकलती तो उसकी हालत खराब होती। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों की छाप होती। रो रो कर उनकी आंखें सूज चुकी होती थी। जब भी मेरे पापा मेरी माँ के साथ कमरे में होते, मेरी माँ की रोने की आवाज़ आ रही होती थी और मेरा बाप की चिल्लाने की आवाज़ आती रहती थी। मुझे उस बंद कमरे से बहुत डर लगता था। मैं उसी डर के कारण स्कूल से कॉलेज पहुंचती थी। जैसा माहौल मुझे मिला था, मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता था। एक बार मेरी दोस्त बैठी तो शादी की बातें करने लगी। हमारे ग्रुप में एक लड़की शादीशुदा थी। वह हमेशा चुप चुप रहती थी। उसकी आंखों में मैंने उदासी देखी थी। उसका नाम अर्चना था। एक बार मेरी एक दोस्त ने अर्चना से पूछा कि शादी क्या होती है। वो कहने लगी शादी मर्द के अत्याचार को देखने का नाम है। उस लड़की ने हैरत का इजहार किया था। वह कहने लगी सच कह रही हूँ, मर्द को औरत पर जुल्म करने में बहुत मज़ा आता है। औरत को तकलीफ़ देकर वह खुश होता है। वह कहने लगी मुझे नफ़रत है पति नाम के दरिंदे से, जिसकी दरिंदगी शादी की रात से ही शुरू हो जाती है। मैं उसकी बात सुनकर काँप सी गई थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का जख्मी चेहरा घूमने लगा। मुझे यकीन होने लगा था कि मर्द औरत पर जुल्म करते हैं। उसके बाद मैंने एक बार अर्चना से पूछा कि उसका पति उसके साथ क्या करता है, तो वह कानों में हाथ लगाने लगी। कहने लगी मत पूछो कल्पना, वह एक दरिंदा है। उसके बाद उसने मुझे अपने बाजू से कपड़ा उठाकर दिखाया जिस पर दांतों के निशान थे। उसके पास ही गहरा जख्म भी था। यह देखकर काँप गई थी। क्या मर्द ऐसे ही होते हैं? वह कहने लगी यह गहरा जख्म जानती हो कैसे पड़ा है? वह जख्मी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, उसने जलता सिगरेट मेरे बाजू से बुझाया था। यह सुनकर तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। उसके बाद वो रोने लगी और कहने लगी कल्पना, किसी मर्द पर कभी भरोसा मत करना, कभी शादी मत करना, सब मर्द ऐसे ही होते हैं। मेरा दिल यह सब देखकर बहुत डर गया था। उसके बाद अर्चना बहुत दिन कॉलेज नहीं आई। फिर पता चला कि उसका पति उसे फ्लैट से नीचे फेंक कर मार डाला। इस खबर ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं कई दिन तक सदमे में रही। मेरा दिल में दर्द और पति के नाम का खौफ बैठ चुका था। जहाँ मैं कुछ लड़कों को देखती थी तो मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगता था। मुझे शादी के नाम से डर लगने लगा था कि न जाने बंद कमरे में मेरा पति मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। अभी मैं 12 क्लास में थी कि मनीष का रिश्ता मेरे लिए आ गया था। मनीष के पापा ने मुझे किसी शादी में देखा था और मुझे पसंद कर लिया था। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे ससुर मर चुके थे, इसीलिए मेरी एक ना सुनी गई। पापा ने खुद ही सब कुछ तय कर दिया था। जब मेरी शादी की डेट रखी गई तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं मम्मी से कहा मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मम्मी कहने लगी कि यह बात अपने बाप के सामने ना कह देना वरना तुम्हें जान से मार डालेगा। यह मर्द होते ही ऐसे हैं।
अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। अपनी शादी के दिन ससुराल जाने से पहले मुझे इतनी बेचैनी थी कि मैंने नींद की दवाई खा ली ताकि कमरे में जाते ही सो जाऊंगी। लेकिन मेरी ये तरकीब नाकाम हो चुकी थी। मनीष मुझे धीरे से कहने लगे, जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो क्यों मुझे परेशान कर रही हो? वह मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोले थे, लेकिन मैं अपने अंदर के डर का क्या करती, जो इतने सालों से मेरे दिल में बैठ चुका था। पति का जो नक्शा मेरे सामने बन चुका था, मुझे अपने पति की मोहब्बत और जज्बात भी दरिंदगी ही लग रही थी। तभी मुझे नींद की दवा का असर होने लगा था और मैं रोते हुए न जाने उनसे क्या क्या कही जा रही थी। मैं चाहती थी कि वह आदमी मुझसे दूर रहे। मुझे कोई होश नहीं था, मुझसे क्या पूछ रहे थे और मैं क्या कह रही थी। मुझे कुछ याद नहीं। मैं बहुत जल्दी बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मनीष मुझे गुस्से से देख रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह काँप रहा था। मेरा सर भी भारी हो रहा था। डॉक्टर ने कुछ दवा लिख कर दी और मनीष से कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। मनीष न जाने बहुत गुस्से में थे। इस वक्त मेरे ससुराल में सब सो रहे थे। सुबह 6 बजे का वक्त था। घर पहुंचकर मनीष मुझे सीधे अपने कमरे में ले गए और कहने लगे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक बद किरदार लड़की हो। न जाने मुझसे पहले क्या कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं सुनकर हैरान थी कि वह ये सब क्या कह रहे हैं। मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया था। वो नींद की गोलियों का असर था, लेकिन इतना जान चुकी थी कि वह मुझसे अपना हक हासिल कर चुके हैं। लेकिन और कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं अभी इस उलझन से निकली भी नहीं थी कि मनीष ने मेरे सर पर पहाड़ गिरा दिया। वह मुझे डिवोर्स दे चुके थे और कमरे से बाहर निकल गए। मैं चकरा कर वहीं गिर पड़ी थी। मुझे उस वक्त होश आया जब मेरे मुंह पर कोई पानी की छींटे मार रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास और छोटा देवर मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं उठकर बैठ गई और रोने लगी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारी और मनीष के बीच, जो वह गुस्से से घर से ही बाहर चला गया है और तुम बेहोश पड़ी हो। मैं उन्हें क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। आज की रात मेरी और मनीष की पार्टी थी, लेकिन मेरा पति न जाने कहाँ जा चुका था। मेरी सास बहुत परेशान थी। बार बार मनीष के नंबर पर कॉल कर रही थी, लेकिन वह फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। वह बार बार मुझसे पूछ रही थी कि ऐसा भी क्या हुआ है कि वह तुम्हें कमरे में बेहोश छोड़कर चला गया। मैं क्या जवाब देती। मेरी तो दुनिया ही उजड़ के रह गई थी। मेरा तो मनीष से कोई रिश्ता रहा ही नहीं। मेरी सास ने मुझे तैयार करवाकर मेहमानों के सामने बैठा दिया और ये कहा कि मनीष के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वह नहीं आ सकता। सारा फंक्शन इसी तरह से ख़त्म किया गया। मनीष वापस नहीं आया। रात को मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि क्या मैं उन्हें सच बताऊं कि ऐसा भी हमारे बीच क्या हुआ है, क्योंकि कल तक तो वह तुमसे शादी के लिए बहुत खुश था। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी सास को जब यह कहा कि मनीष ने मुझे डिवोर्स दे दी है, तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। कहने लगी, ऐसी भी क्या बात हो गई कि उसने शादी की रात को ही तुमको डिवोर्स दे दिया। मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मैंने किस डर में सारी ज़िंदगी गुजारी है और अगर मेरे पापा को डिवोर्स के बारे में पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। वह मेरी पूरी बात सुनकर मुझे ही डांटने लगी कि तुमने पहली ही रात अपने पति पर शक कर लिया था। मैं रोने लगी कि मुझे शादी से डर लगता था ना। मैंने न जाने नींद की दवा के असर में क्या कह दिया, जो मनीष ने सुबह उठते ही मुझे डिवोर्स दे दी। मेरी सास बार बार मनीष को फ़ोन करने लगी। वह बहुत अच्छी औरत थी, मेरी परेशानी को समझ चुकी थी, लेकिन मनीष कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। 2 दिन बाद मनीष का फ़ोन मेरी सास के पास आया था। वह दुबई जा चुके हैं और मुझे डिवोर्स भी दे चुके हैं, क्योंकि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ। जब तक मेरी सास मुझे वापस मायके नहीं भेजती, वह लौटकर वापस नहीं आएंगे। लेकिन मेरी सास ने मुझे वापस नहीं भेजा। कहने लगी कि तुम कुछ दिन यहीं रुको, जब मनीष का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा हम उसको समझाएंगे। मैंने कहा, अब अगर वह समझे भी जाए तो वह
मुझे डिवोर्स दे चुके हैं। वो कहने लगी, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आकर मुझसे कहने लगी कि वह मेरा विवाह मेरे छोटे देवर से करवाना चाहती हैं। ये बात सुनकर मैं चकरा कर रह गई थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा। वह कहने लगी कि वह मेरा दोबारा शादी करवाना चाहती हैं। उन्होंने मनीष से बात कर ली है, उसे हर बात बता दी है, इसीलिए तुम परेशान मत हो। वह दुबई से आकर जल्दी ही तुमसे शादी करवा देगा। इस दौरान मुझसे मनीष की कॉल आई थी। वह कहने लगे, मुझे मम्मी ने तुम्हारी परेशानी बता दिया है। तुम अपने पापा की वजह से मर्द जात से डरती हो। शायद नींद की वजह से तुम मुझसे ऐसी बातें करी थी कि मुझे शक होने लगा, लेकिन वह शायद तुम्हारा खौफ था। तुम कह रही थी कि उसने हाथ पर जलता सिगरेट लगा दिया, मुझे मारता है, सब मर्द एक जैसे होते हैं, और पता ना क्या बोले जा रही थी। मेरी बातों से मनीष को लगा कि शायद किसी आदमी ने मेरे साथ गलत की है। मैं रोने लगी। मनीष को इस बात पर भरोसा दिलाने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं थी। यह सब मेरी दोस्त के पति ने उसके साथ किया था। इसी वजह से मुझसे भी शादी से डर लगता था। लेकिन उस रात मेरी दवाइयों ने उन्हें शक में डाल दिया था। वो कहने लगे कि वह दुबई में जॉब करते थे, अब मुझे भी दुबई ही ले जाना चाहते थे। वह 4 महीने बाद वापस आएंगे तो मुझसे शादी करेंगे, मुझे दुबई ले जाएंगे। यह सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई थी। मेरी सास ने भी मनीष की गलतफहमी दूर की, क्योंकि वह हमारे घर के माहौल को जानती थी। मेरे दिल में मेरी सास की इज्जत और भी बढ़ गई थी। रात को डिनर के वक्त मेरी सास ने मुझसे पूछा कि क्या मनीष का फ़ोन आया था। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया, तो वह भी मुस्कुराने लगी। कहने लगी कि मैंने उससे कहा था कि वह तुमसे बात करे, वह बहुत जल्द वापस आ जाएगा, फिर मेरा उससे दोबारा विवाह हो जाएगा। ये बात सुनकर मनोज के हाथ में लिया हुआ निवाला रुक गया था। मेरी सास कहने लगी कि तुम रोज़ मनीष से बात किया करो, ताकि जो भी गलतफहमी है वह दूर हो जाए। यह सुनकर मनोज न जाने क्यों खाना बीच में छोड़कर चला गया। यह बात मैंने भी महसूस की थी और मेरी सास ने भी, लेकिन मुझे लगा शायद उसे कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वह मुझे अजीबो नज़र से देखने लगा था। पहले तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर मुझे उसकी नज़रों ने बेचैन किया, क्योंकि मुझे अजीब नज़र से देख रहा था। एक बार मैं किचन में काम कर रही थी। मेरी सास सो चुकी थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मनोज किचन में आया। वह मुझे कहने लगा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे। यह कहकर वो किचन से बाहर नहीं गया, बल्कि वही टेक लगाकर खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। उस वक्त वह मुझसे बहुत परेशान लग रहा था। उसका यूँ देखना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा, मनोज तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, मैं चाय बनाकर तुम्हें दे दूँगी। लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वह मुझे देखे जा रहा था। मैं जल्दी से बर्तन धोने के लिए तेज़ी से हाथ चलाने लगी। उसके लिए चाय चूल्हे पर चढ़ा दी। मैं चाहती थी कि जल्दी से चाय बनाकर दे दूँ, ताकि यहाँ से चला जाए। उसकी तरफ चाय बढ़ते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं फ़ौरन अपना हाथ खींच ली और वह मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। मुझे उसकी इस तरह की हरकत पर हैरत हुई थी। क्या वह पागल था? यह क्या बदतमीजी थी? वह जानता था कि मैं मनीष की पत्नी हूँ, लेकिन अगले दिन मुझे मनोज की हरकतों ने परेशान करके रख दिया। उसने पहली बार मेरे कमरे का दरवाज़ा बिना बेल बजाए खोला था और अंदर आ गया। मैं उस वक्त मनीष से फ़ोन पर बात कर रही थी। मनोज को देखकर मैं चौंक सी गई थी। उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीनकर बंद कर दिया और अपनी पैंट शर्ट मुझे थमाकर कहने लगा, भाई से बात बाद में कीजिएगा, पहले इसे प्रेस कर दो, मुझे सुबह जल्दी जाना है। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई। मैंने कहा, यह काम तुम खुद भी कर सकते हो, तुम होते कौन हो बिना पूछे मेरे कमरे में आने वाले। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखा, फिर कमरे को बंद किया और लॉक भी कर दिया। मेरा फ़ोन ऑफ़ किया और बेड पर फेंक दिया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। वह कहने लगा, मैं कौन हूँ ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मैंने कहा, आप मेरे देवर हैं।
वो कहने लगा, मेरी शादी आपसे होने वाली थी, लेकिन भाई को आप पसंद थी, इसीलिए उन्होंने पापा से कहा कि उनकी शादी आपसे करा दे। मैंने पहली बार आपको देखा था तो मैं भी अपना दिल हार बैठा था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, मैं तुम्हारी भाभी। यह शब्द मेरे मुंह में ही था कि वह गुस्से से बोला, भाभी आप मेरी थी ही नहीं। मैं मनीष भाई के मिजाज को जानता हूँ। वह जज्बात में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं और सोचते तब हैं जब वक्त हाथ से निकल जाता है, और वह आप पर हमेशा शक करेंगे। मुझे आप पर कोई शक नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इस बार अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ठीक तरीके से करें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं कैसे मनोज के बारे में सोच सकती थी। मेरा दिल इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। मनीष अब मुझसे रोज़ बात करता था। वह क्या सोचेगा, मेरी सास क्या सोचेगी, जो अब तक मेरा साथ देती आ रही थी। मैंने फ़ोन ऑन किया तो मनीष की कॉल आई। वह गुस्से में कहने लगे, किससे बात कर रही थी? मुझे तो कभी कभी लगता है तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हो। मैं मनीष की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। मनोज की बात शायद ठीक थी। मैं पूरी उम्र मनीष को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकती थी। अगर वो रिश्ता निभाना चाहते, मुझे समझने की कोशिश करते, तो यूँ फ़ौरन डिवोर्स नहीं देते। फैसला शायद हो चुका था। मनोज छोटा था लेकिन समझदार था, लेकिन मनीष एक शक्की इंसान था। इसीलिए मैंने मनोज का रिश्ता अपना लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी इंसान किसी चीज़ को लेकर इतना डर लग जाता है कि उसे सच और गलत का पता ही नहीं चलता। हर इंसान एक जैसे नहीं होते। आखिर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, रिश्ता भरोसे पे चलता है, शक से नहीं। शक करने वाले ज़िंदगी भर आपके किरदार पे उंगली उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।